ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। दिख रहा है कि एक छोटी नाव समुद्र में तैर रही थी, उस पर एक मिसाइल ने बमबारी की, धमाका हुआ और नाव चकनाचूर हो गई। कुल 6 लोग मारे गए। ये सब कुछ ट्रंप के आदेश पे हुआ। पिछले 1.5 महीने में ऐसा 1 नहीं 2 नहीं कुल 5 बार हुआ है और इस तरह कुल 27 लोग मारे गए हैं। हर बार लगभग ऐसे ही वीडियोस ट्रंप पोस्ट कर रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि मारे गए लोग ड्रग तस्कर थे। उनका मकसद था अमेरिका तक ड्रग्स की सप्लाई करना। ट्रंप उन्हें आतंकी कहते हैं, उनके ग्रुप्स को आतंकी संगठन भी कहते हैं। बार बार कहते हैं कि ये लोग वेनेजुएला से हैं, वहाँ के खतरनाक ड्रग्स गैंग्स से जुड़े हुए हैं। हम इस काम में इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वहाँ कोई नाव ही नहीं दिखती। यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाली नावें भी अब पानी में नहीं जाना चाहती। माफ करना, लेकिन यही सच्चाई है। हम अमेरिका में आने वाली ड्रग्स को रोक रहे हैं, और वो भी ऐसे स्तर पर जैसे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इन सभी आरोपों के लिए उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। मानवाधिकार समूह और कई एक्सपर्ट्स इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना बता रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बमबारी के पीछे एक निहायत अमरीकी मकसद है, तख्तापलट। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनकी टीम इस अंजाम के लिए लालायित है। पीठ पीछे मीटिंग्स भी की जा रही हैं। इन हमलों के साथ कैरेबियन इलाके में अमरीकी फौज की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। फाइटर जेट्स और सैन्य साजो सामान तैनात किए जा रहे हैं। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या निशाने पर सिर्फ ड्रग तस्कर हैं या वेनेजुएला भी हो सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से ट्रंप का पुराना टकराव जगजाहिर है। इस बार भी उन्होंने अपना पुराना इल्ज़ाम दोहराया है कि वेनेजुएला विदेशी गैंग्स को अमेरिका में घुसपैठ करवाता है। तो आज के शो में हम इसी सिलसिले पे बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रंप का मकसद आखिर में है क्या, वेनेजुएला और मादुरो की कहानी क्या है और इन सब में ड्रग्स की बात कहां से आ जा रही है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। इस टकराव को समझने के लिए खेल के बिसात को समझते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी सिरे पर बसा हुआ है। जनसंख्या लगभग 3 करोड़, आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, राजधानी है काराकास। इस देश का नाम सुनकर आपको नेताओं से ज्यादा मिस वर्ल्ड उनका नाम याद आना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों को जोड़ दीजिए, बस उतना बड़ा है वेनेजुएला। इसके पूरब में गयाना है और पश्चिम में कोलंबिया और दक्षिण में ब्राजील और ऊपर पूरा माथा करीब 1700 मील लंबा किनारा कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक की तरफ जो है वो खुला हुआ है। यही भूगोल और समुद्र की तरफ यही खुली हुई खिड़की जो है एक शक को जन्म देती है। अमेरिका कैरेबियन को थर्ड बॉर्डर कहता है, तीसरी सरहद, क्योंकि ये समुद्री पट्टी अमेरिका के तट तक पहुंचती है। यह रास्ता अमेरिका के बड़े बंदरगाहों तक जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन पनडुब्बियां इसी पानी में घुस आई थी ताकि अमेरिकी सप्लाई लाइन काटी जा सके। उसी दिन से कैरेबियन इलाके में अमेरिका सतर्क रहता है। अब सोचिए कि समुद्र के दूसरे किनारे पर अगर कोई देश अमेरिका से उल्टी दिशा में खड़ा हो जाए, चाहे रूस के साथ या चीन के साथ, तो वॉशिंगटन की नज़र में ये एक फॉरेन पॉलिसी इशू तो होगा ही। वेनेजुएला कुछ ऐसा ही रहा है। बात तब और भी फंसती है जब वेनेजुएला की ज़मीन के नीचे छिपे खजाने की बात होने लगती है। वेनेजुएला में धरती के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 303 अरब बैरल का तेल, जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा और अमेरिका के भंडार से 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ये देश आर्थिक और मानवीय संकट में घिरा हुआ है। कारण अंदरूनी कमजोरी और बाहरी दबाव, दोनों का संगम। लेकिन आज हम बाहरी दबाव की बात कर रहे हैं, इसलिए ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 6 मार्च 2013 की तस्वीरें हैं। इस रोज़ दुनिया के ज़्यादातर अखबारों में लाल कपड़े में रोते बिलखते लोगों की तस्वीर छापी गई। तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकास से आई थीं। इससे एक दिन पहले यानी 5 मार्च 2013 को यहाँ के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की कैंसर से मौत हो गई थी। उनकी मौत का मातम मनाने के लिए हज़ारों लोग राजधानी काराकास की सड़कों पर जुटाए थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे। किसी राष्ट्रपति की मौत पर ऐसी तस्वीरें कम ही दिखती हैं। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले चावेज की वेनेजुएला में ज़बरदस्त लोकप्रियता थी और उस वक्त उनकी दुनिया में बड़ी हैसियत थी। क्यूबा के बाद से वेनेजुएला ही लैटिन अमेरिका का ऐसा देश था जहां तमाम अमेरिकी कोशिशों के बावजूद वामपंथियों और समाजवादियों की सरकार ढह नहीं पाई थी। लेकिन ये 2013 की बात है। इसके बाद वेनेजुएला बदलता चला गया। कैसे? गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। चावेज की मौत के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए। मादुरो को ना तो जनता का उसका सहयोग मिला जैसा कि चावेज को मिलता था, और ना ही उनकी नीतियां वेनेजुएला को तरक्की के रास्ते पर ला पाईं। मादुरो ने सारी ताकत अपने पास जमा कर ली।
हर तरह के विरोध को दबा दिया। एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ देश की फिसड्डी अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार। मादुरो के खिलाफ माहौल गरमाने लगा। लोग कहने लगे कि सारी दुर्दशा मादुरो की वजह से हो रही है। विरोध चलता रहा। लोग मादुरो पे चुनाव करवाने का दबाव बनाते रहे। 2018 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुए। मादुरो चुनाव जीत गए। इसमें विपक्ष के उम्मीदवार थे खुआन गोइडो। गोइडो ने अपने समर्थकों के साथ राजधानी काराकास में प्रदर्शन किया। कहा कि असल जीत तो मेरी हुई है। मादुरो ने धांधली करके खुद को जिताया है। चुनाव में धांधली वाली प्रदर्शनों को अमेरिका समेत कई और देशों का साथ मिला। बाद में गोइडो ने ऐलान कर दिया कि मैं वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति हूँ। इस घोषणा के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के लगभग 50 देशों ने गोइडो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मान लिया। दुनिया के लिए वेनेजुएला के 2 राष्ट्रपति हो गए। तब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। ट्रंप ने हर तरह से मादुरो पर कूटनीतिक दबाव बना दिया। मादुरो ने तब कुर्सी नहीं छोड़ी और अमेरिका ने फिर प्रतिबंध लगा दिया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। लेकिन मादुरो कुर्सी पर बने ही हुए थे। 2020 में ट्रंप चले गए, 24 में फिर से आए। मादुरो अब भी वहीं के वहीं बने हुए हैं। अब इस बीच वेनेजुएला में भी 2024 में चुनाव हुए। सरकार के कंट्रोल में रहकर काम करने वाले चुनाव आयोग ने निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया। बताया गया कि उन्हें 51% से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस को लगभग 44% वोट मिले। लेकिन विपक्ष ने तुरंत दावा किया कि असली परिणाम पूरी तरह उल्टा है। उन्होंने दावा किया कि 73% मतदान केंद्रों की वोट शीट हमारे पास है। विपक्ष ने बोला, उन्होंने कहा कि इसमें साफ दिख रहा है कि गोंजालेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। इसके बाद चुनाव की पारदर्शिता पे सवाल उठे। देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसमें 22 लोग मारे गए जबकि 2400 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। लेकिन इन सबके बावजूद विपक्ष की कोशिशें नाकाम रहीं और मादुरो ने 10 जनवरी 2025 को तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस बीच वेनेजुएला की सबसे बड़ी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मकाडो पिछले साल चुनावों के बाद से छिपती फिरती रही। मकाडो का नाम आप जानते ही हैं। मचाडो भी किसी ने कहा हिंदी में। ट्रंप के हाथ से जो छूटा वो इन्हीं को मिला था। हम बात कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज की। मकाडो देश में बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से ही बैन कर दिया। तब उन्होंने अपने स्थान पर एक बुजुर्ग राजनयिक एडमुंडो गोंजालेस को खड़ा किया था। आज दोनों ही छिपे बताए जाते हैं। अब इधर ट्रंप आए तो उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी शुरू कर दी। उनकी टीम ने कहना शुरू किया कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट है जिसे कार्टेल ऑफ द सन यानी कार्टेल दे लोस सोलेस चलाता है और इसके नायक खुद राष्ट्रपति मादुरो हैं, ऐसा ट्रंप वाले खेमे का आरोप था। आरोप यह कि कार्टेल सीनियर वेनेजुएला सैन्य और सरकारी अफसरों का एक नेटवर्क है जो देश की मशीनरी, पोर्ट, हवाई अड्डों और सेना का इस्तेमाल तस्करी करने के लिए करता है। कार्टेल ऑफ द सन नाम एक प्रतीक से लिया गया है जो वेनेजुएला के जनरल्स के यूनिफॉर्म पर होते हैं। सूरज का निशान, वहां से निकलता है नाम। अब ट्रंप की टीम ने मादुरो के नाम पे लगा इनाम भी बढ़ा दिया। पहले ये $15 मिलियन रखा गया था, बाद में से बढ़ा के $50 मिलियन कर दिया गया, जिससे ये ड्रग रोकथाम के लिए लगाने दिए जाने वाले इनाम की लिस्ट में मोस्ट वांटेड शख्स बन गए। यानी ड्रग्स के तस्कर के नाम पर जो सबसे बड़ा इनाम है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर लगा हुआ है जो ट्रंप ने लगाया है। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और बताती हैं। 29 सितंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स इस अखबार ने एक रिपोर्ट छापी। कहा कि ट्रंप की टीम के कुछ लोग मादुरो से खुन्नस खाए बैठे हैं। वो मादुरो को हटाना चाहते हैं और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ट्रंप को उकसा रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जाए, मादुरो पर दबाव बनाया जाए। रिपोर्ट नाम लेती है मार्को रूबियो का। साथ में है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की इंटेलिजेंस और रक्षा मंत्रालय पेंटागन। रूबियो जो है वो ट्रंप की पिछली सरकार में भी मादुरो को हटाने की कोशिशों में शामिल थे। रूबियो का एक पुराना कनेक्शन भी है। वो क्यूबा से आए प्रवासी परिवार के बेटे हैं और क्यूबा में फिलवक्त कम्युनिस्ट सरकार है जिसकी मादुरो से बढ़िया दोस्ती है। रूबियो को मानना है कि अगर मादुरो को हटाया गया तो क्यूबा की सरकार भी कमजोर हो जाएगी। रूबियो कहते हैं कि मादुरो अवैध हैं और वो खुद भी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे भी एक खतरे की तरह हैं। मादुरो के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। अब रिपोर्ट्स के अनुसार रूबियो ने वेनेजुएला के कुछ विपक्षी नेताओं से मुलाकातें भी की हैं। विपक्ष मादुरो के जाने के बाद सरकार संभालने की स्क्रिप्ट तैयार रखे हुए है। योजना में 100 घंटे की रूपरेखा भी है। कौन सत्ता स्वीकार करेगा, कैसा ट्रांजिशन होगा, ये सब लिखा हुआ है। गणित कुछ और भी है। रूबियो फ्लोरिडा से सेनेटर हैं। फ्लोरिडा में क्यूबन और वेनेजुएलन मूल के मतदाता बड़ी तादाद में हैं। ये लोग अपने पुराने वतन की नई सरकारों के खिलाफ हैं और रूबियो की सियासत इन्हीं भावनाओं पे टिकी है।
ट्रंप ने तो कभी साफ नहीं कहा कि वो मादुरो को हटाना चाहते हैं, लेकिन कैरेबियन में जिस तरह की सैन्य मुहिम पर वो फख्र जताते हैं, इशारा तो वहीं जाता है। ट्रंप और उनकी टीम के मकसद पे सवाल एक और रिपोर्ट उठा रही है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ही है। इसका शीर्षक है वाई ब्लोइंग अप वेनेजुएलन बोट्स वॉन्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ ड्रग्स। रिपोर्ट बताती है कि ड्रग्स कहां बनते हैं और उन्हें अमेरिका कैसे लाया जाता है। दुनिया का ज्यादातर कोकेन 3 देशों में बनता है, कोलंबिया, पेरू और बोलीविया। नक्शे पर देख लीजिए, इन देशों से अमेरिका जाने वाला ज्यादातर कोकेन पैसिफिक रूट से आता है। कैरेबियन रास्ता कभी प्राथमिक हुआ करता था, पीछे की बात है, लेकिन अब नहीं है। अब अधिकांश ट्रैफिक पैसिफिक रूट से होकर ही जाता है। मतलब वेनेजुएला को मुख्य स्रोत बताना डेटा से जो है वो मेल नहीं खाता है। ऐसा ही मामला फेंटनिल का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक फेंटनिल भी कहते हैं उसको, ज़्यादातर मेक्सिको में बनता है। उसके केमिकल चीन जैसे देशों से आते हैं। वेनेजुएला का फेंटनिल प्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं है, तो अगर अमेरिका का निशाना ड्रग सप्लाई रोकना है तो ये स्ट्राइक लॉजिकल नहीं दिखती है। छोटी नावों को उड़ा देने से बड़ा इकोनॉमिक नेटवर्क नहीं रुकता है। ऐसे में सवाल लाजिम है कि क्या ट्रंप सरकार का ऑपरेशन जो है ड्रग्स के खिलाफ वो मुहिम है या एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन है। बेहतर है कि जानकारों से ही इसको समझ लिया जाए। देखिए, ज्यादातर ड्रग्स वेनेजुएला से नहीं आते हैं। ज्यादातर कोकेन जो है वो कोलंबिया और मुल्कों से आती है, पहली बात तो। दूसरी बात, ज्यादातर कोकेन कैरिबियन के थ्रू आती ही नहीं है, ज्यादातर पैसिफिक के थ्रू आती है कोकेन भी। और ज्यादातर मौतें जो हो रही हैं वो कोकेन की वजह से हो ही नहीं रही। और ट्रम्प भी पहले फेंटेनिल की बातें ही कर रहे थे ज्यादातर, क्योंकि उसी से ज्यादातर मौतें हो रही थी। तो फेंटेनिल तो साउथ अमेरिका से आती ही नहीं, और कोकेन जो आती है वो भी ज्यादातर कोलंबिया और कैरिबियन मुल्कों से आती है। हाँ, कुछ उसमें से वेनेजुएला के थ्रू होती है स्मगल, पर कुछ लोग तो अंदाजा लगा रहे हैं ये 10% भी नहीं है टोटल का। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सिर्फ वेनेजुएला पे प्रेशर लगाया, अमेरिका ने कई और मुल्कों पे भी प्रेशर लगाया उस इलाके में। क्योंकि जब मेक्सिको के बॉर्डर पे प्रेशर लगाया गया सिक्योरिटी का, तो बहुत सारी फिर कोकेन और रास्तों से आने लगी। पहले ज्यादातर कोकेन जो थी वो मेक्सिको के लैंड बॉर्डर के थ्रू आ रही थी और पैसिफिक के थ्रू। सवाल ये भी, अगर ट्रंप का मकसद है कि तख्ता पलट कर दिया जाए तो उनकी टीम इसके लिए किस हद तक जा सकती है। अमेरिका ने हमेशा से दबाव बनाने के कई तरीके आजमाए हैं। कभी आर्थिक प्रतिबंधों का जोर लगाया है जैसे ईरान और क्यूबा में, तो कभी विद्रोहियों को हथियार दिए हैं जैसे अफगानिस्तान में, तो कभी अमेरिकी सेना का इस्तेमाल किया है जैसे लीबिया या इराक में। ये कोशिशें मजबूत सरकारों को कमज़ोर कर सकती हैं और कभी कभी उनके पतन की गति बढ़ा देती हैं। पनामा के सैन्य शासक मैनुअल नोरेगा दिलचस्प मिसाल है इसकी, खासकर अगर मादुरो से तुलना करें। 1980 के दशक में अमेरिका ने पनामा पर प्रतिबंध लगा दिए, नोरेगा पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए और उनके अंदर चल रही सरकार से कूटनीतिक संबंध बनाने से इनकार किया। लेकिन नोरेगा नहीं माने तब तक जब तक अमेरिका ने 1989 के अंत में 20,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ पनामा पे हमला नहीं किया और उसे हिरासत में नहीं लिया। खास बात ये कि उस ऑपरेशन के बाद अब तक अमेरिका का उस इलाके में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। कुल 6,500 सैनिकों की तैनाती है। 2 दशकों तक प्यूर्टोरिको का रोजवेल्ट रोड्स अमेरिकी नौसैनिक का अड्डा वीरान पड़ा था। अब वहाँ लड़ाकू जेट्स हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर की गूंज है। वेनेजुएला के तट के पास अब एक नौसैनिक बेड़ा खड़ा है। 3 डिस्ट्रॉयर हैं, एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है और एक अटैक सबमरीन है, और असॉल्ट शिप्स तो हैं ही। F-35, MQ-9 रीपर ड्रोन और कुछ एडवांस जासूसी यानी इवैक ड्रोन्स भी मौजूद हैं, एयरबेस में तैनात हैं। ऐसे में जानकारों से समझते हैं कि आगे हो क्या सकता है। अभी क्लियर ये नहीं है कि जो नेवी लगाई गई है वो सिर्फ वेनेजुएला के लिए लगाई गई है, जहाज जो लगाए गए हैं, या बाकी सब के लिए भी लगाए गए हैं। पर अगर सिर्फ वेनेजुएला को टारगेट किया जा रहा है तो हाँ, हो सकता है रेजीम चेंज उनका मकसद हो, क्योंकि वेनेजुएला से इतनी ड्रग्स आ नहीं रहे, जैसे मैंने बताया आपको अभी। तो कम ही है, तो क्यों इतना प्रेशर लगाया जा रहा है वेनेजुएला के ऊपर भी साफ नहीं है। पर मुझे ये नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट अटैक होगा वेनेजुएला पे, क्योंकि ट्रम्प का जो बेस है वो और जंग करने के खिलाफ है। और ये देखा गया था ईरान वाले केस में भी कि उनका बेस जो था वो 2 टुकड़ों में बट रहा था, और वो तो इसराइल के लिए थी जंग, यानी जो अमेरिका का खास एलाई है। तो ये कि अमेरिका वेनेजुएला में जाके जंग करेगा, मुश्किल लग रहा है मुझे तो।
वैसे कुछ कह नहीं सकते। कभी भी बॉम्बिंग तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अमेरिका के लिए बहुत आसान है बॉम्बिंग करना, और उनके लिए कॉस्ट भी बहुत कम है। और कोई वेनेजुएला के पास ऐसे हथियार नहीं है कि रोक सके अमेरिकन बॉम्बिंग, तो कह नहीं सकते 100%, पर डायरेक्ट अटैक मुश्किल ही है। इस तरह से शायद ये प्रेशर डाल रहे हैं कुछ कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इन ड्रग्स से कुछ पैसा वेनेजुएला की सरकार को भी मिलता हो। वेनेजुएला में जो होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। अभी सुर्खियां। शुरुआत एशिया से। यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान में दोबारा झड़प हुई। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इसमें 12 आम लोग मारे गए जबकि 100 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया। साथ ही टैंकों के नुकसान की भी खबर है। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि बिना किसी उकसावे के तालिबान की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसका पाक सेना ने जवाब दिया। वहीं अफगानिस्तान के समर्थक वाले सोशल हैंडल ने दावा किया कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में उन जगहों को निशाना बनाया है जहां से अफगानिस्तान के लिए खतरा पैदा होता है। साथ ही 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी बात उन्होंने कही है। दावे पाकिस्तान की तरफ से भी हुए हैं। पाकिस्तानी PTV न्यूज़ ने बताया कि अफगान तालिबान और फितना अल खवारीज ने खुर्रम में बिना वजह गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। दावा यह भी किया गया है कि पाकिस्तान की जवाबी गोलीबारी में एक तालिबानी टैंक नष्ट हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर आ चुकी है। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस झड़प की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई थी। इस दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान ने हमलों का आरोप पाकिस्तान पर मढ़ा था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मारने का दावा किया था। इस पूरे विवाद के बारे में हम पहले भी आपको डिटेल में बता चुके हैं। आप जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का 13 अक्टूबर वाला एपिसोड देख लीजिए। हम आपको लिंक भी दिए देते हैं डिस्क्रिप्शन में। अगली सुर्खी अमेरिका से आई है। 12 अक्टूबर को भारतीय मूल के अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर एडवाइज़र एशले टिलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर देश की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखने और चीनी अधिकारियों से सीक्रेट मुलाकात करने का आरोप है। 64 साल के टिलिस के वर्जीनिया वाले घर से FBI को 1000 से ज़्यादा पेज के सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल की जेल और $2.5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। FBI का कहना है कि टेलिस ने सितंबर-अक्टूबर 2025 में विदेश विभाग और रक्षा मंत्रालय से खुफिया कागजात निकाले। इनमें एयर फोर्स की प्लानिंग, नई तकनीक और मिलिट्री विमानों की जानकारी शामिल थी। इसके बाद 12 अक्टूबर को टेलिस के वर्जीनिया वाले घर की तलाशी ली गई। यहाँ कई सीक्रेट कागजात मिले। कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि टेलिस 15 सितंबर 2022 को एक रेस्तरां में एक लिफाफे के साथ बाहर आए थे, लेकिन जाते वक्त वो लिफाफा उनके पास नहीं था। मुलाकात में वे चीनी अधिकारियों के साथ ईरान, चीन और अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पे बात करते सुने गए। उन्हें चीनी अधिकारियों से गिफ्ट में एक लाल बैग भी मिला। टेलिस के पास टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस था जो उन्हें संवेदनशील जानकारी तक एक्सेस देता था। हालांकि अभी यह साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने चीनी अधिकारियों को कोई दस्तावेज सौंपा या नहीं, लेकिन उनकी संदिग्ध मुलाकातें जासूसी की आशंका पैदा करती हैं। अब टेलिस के केस का फैसला वर्जीनिया की कोर्ट करेगी। हम बढ़ते हैं अगली खबर पे। बात वेस्ट एशिया के देश सीरिया की। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के एक गुप्त ऑपरेशन का खुलासा हुआ है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि असद प्रशासन ने 2 साल तक हज़ारों लाशों को सीरिया के एक सामूहिक कब्रिस्तान से ट्रकों में भरकर एक दूर रेगिस्तानी जगह पर ले जाकर दफना दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मूव अर्थ का नाम दिया गया। ये 2019 से 2021 तक चला। गवाहों के मुताबिक इसका मकसद असद सरकार के अपराधों को छिपाना और उसकी छवि को सुधारना था। धुआं रेगिस्तान में बनी इस नई सामूहिक कब्र में करीब 34 लंबी खाइयां हैं। इनकी लंबाई 2 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दसियों हजार लोगों की लाशें दफन हो सकती हैं। असद सरकार ने 2012 के आसपास यानी सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत में हुदैफा इलाके में लाशें दफनाना शुरू किया था। वहाँ सैनिकों और उन कैदियों की लाशें थीं जो जेलों और सैन्य अस्पतालों में मारे गए थे। फरवरी 2019 से अप्रैल 2021 तक लगभग हर हफ्ते मिट्टी और इंसानी अवशेषों से भरे 6 से 8 ट्रक हुदैफा के धुआं रेगिस्तान तक आते थे। 2018 के आखिर में जब असद को यह संभावना लगी कि उनके हिस्से जीत आ सकती है, तब यह योजना बनाई गई कि वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दोबारा पा सके। अब
क्योंकि अत्याचारों और प्रतिबंधों की वजह से दुनिया ने उसे अलग थलग कर दिया था। उस समय तक असद पर हज़ारों सीरियाई नागरिकों को गायब करने के आरोप लग चुके थे, लेकिन किसी भी संस्था की जेलों या कब्रिस्तानों तक पहुंच नहीं थी। जब तक असद की सरकार गिरी तब तक हुतैफा की सभी 16 खाइयाँ खाली कर दी गई थीं। सीरियाई मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक 1,60,000 से ज़्यादा लोग असद की सुरक्षा एजेंसियों में लापता हुए। माना जाता है कि उन्हें सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया गया। दिसंबर 2024 में असद को हटाने वाली अहमद अल शरा की नई सरकार ने भी अब तक उन लोगों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है जो इन कब्रों में दफन है। जाते जाते एक तस्वीर देखिए। इस फोटो में आपको एक भूरे रंग का लकड़बग्गा दिखाई दे रहा होगा। वो एक वीरान बस्ती में एक जर्जर घर के पास खड़ा है। अब आप कहेंगे कि इसमें ख़ास क्या है? ख़ासियत इस तस्वीर में नहीं है, ख़ासियत है इस तस्वीर को खींचने वाले शख्स में, उस फोटोग्राफर में। इस दृश्य को कैमरे में कैद किया है विमडेन हीवर नाम के फोटोग्राफर ने, और उन्हें इसके लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। हीवर ने इस तस्वीर को लेने के लिए एक ख़ास तरीका अपनाया। उन्होंने अटलांटिक महासागर से आ रहे कोहरे के बीच अपना कैमरा लगाया। हीवर ने बताया कि इस तस्वीर को लेने में उन्हें 10 साल का लंबा समय लगा था। इस प्रजाति के हाइना ज़्यादातर रात में ही बाहर निकलते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। ये नामीबिया में कोल्मस्कॉप नाम की जगह से गुजरते हुए देखे जाते हैं। कोल्मस्कॉप नामीबिया का ही एक घोस्ट टाउन है जो रेगिस्तानी इलाके के चलते जियोलॉजी के रिसर्चर्स और फोटोग्राफर्स के लिए उनके बीच खासा मशहूर है। हीवर को ये पुरस्कार लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में दिया गया। इस म्यूजियम में जीती गई तस्वीरों को 17 अक्टूबर से लेकर अगले साल 12 जुलाई तक देखने के लिए रखा जाएगा। हम बिहार के लोग इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में जानिए बौद्ध मोनास्ट्री के अंदर की कहानियाँ। क्या होता है अंदर क्या है, बौद्ध भिक्षुओं को कब गुस्सा आता है और कैसा होता है बौद्ध भिक्षुओं का जीवन। 16 अक्टूबर शाम 5 बजे। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।